बस एंट्री वो कर लेगा दूसरा कैमरा। एमपी कुरुक्षेत्र श्री नाथ जी सैनी जी। And the plant to our honorable MP sir. To our honorable chief guest sir. It is a painting by our own teacher, and especially he has prepared it for you sir. हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। आप जहां भी जाएं, जिस भी क्षेत्र के अंदर आप सेवा दें, वहां आपकी अलग पहचान होनी चाहिए कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि हमने देश को विश्व गुरु बनाना था, आज हमें लग रहा है कि आज देश विश्व गुरु बन गया है। हम इस तरफ देख रहे हैं, क्योंकि यही विश्व गुरु के अंदर होता है। ये बड़े गर्व की बात है। मैं आप सबको इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत। Honorable members, honorable speaker, माननीय सांसदों, युवा संसद के इस मानसून सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नए सदस्य शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान करेंगे। महासचिव महोदय। श्री सुजल जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, अब शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान करेंगे। श्री सुजल महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे? महोदय, मैं शपथ ग्रहण करूंगा। आप किस भाषा में शपथ लेना चाहेंगे? हिंदी में महोदय। मैं सुजल जो युवा संसद की लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, देश की प्रभुसत्ता और एकता बनाए रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। श्री रमनजोत सिंह जो पंजाब के तरन तारण संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, अब शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान करेंगे। श्री रमनजोत सिंह। महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे? महोदय, मैं शपथ ग्रहण करूंगा। आप किस भाषा में शपथ लेना चाहेंगे? पंजाबी महोदय। मैं रमनजोत युवा संसद लोक सभा का सदस्य निर्वाचित होया हाँ, ईश्वर की शपथ लेना हाँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखांगा, देश की प्रभुसत्ता और एकता बनाए रखांगा और जिस पद नूं मैं ग्रहण करने वाला हाँ, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करांगा। धन्यवाद। श्री प्रजा जो गुजरात के गांधीनगर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, अब शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान करेंगे। श्री प्रजा।
महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे? महोदय, मैं शपथ ग्रहण करूंगा। आप किस भाषा में शपथ लेना चाहेंगे? गुजराती में महोदय। હું પ્રજય જે યુવા સંસદની લોકસભાનો સદસ્ય નિર્વાચિત થયો છું, ઈશ્વરની શપથ લઉં છું કે હું વિધિ દ્વારા સ્થાપિત ભારતના સંવિધાનના પ્રત્યે શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા રાખીશ, દેશની પ્રભુસત્તા અને એકતા બનાવી રાખીશ તથા જે પદને હું ગ્રહણ કરવાનો છું તેના કર્તવ્યનો શ્રદ્ધાપૂર્વક નિર્વહન કરીશ. ધન્યવાદ. सुश्री आरती जो कर्नाटक के बेंगलुरु संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं, अब शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान करेंगी. सुश्री आरती. महोदया, आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञान करेंगी? महोदया, मैं शपथ ग्रहण करूंगी. आप किस भाषा में शपथ लेना चाहेंगी? इंग्लिश में महोदया. I, Aarti, having been elected as a member of lower house of the Youth Parliament, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established. I will uphold the sovereignty and integrity of India, and I faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Thank you. माननीय प्रधानमंत्री जी, नए मंत्रियों का परिचय कराएं. अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्रिमंडल के नए सदस्यों का सदन से परिचय कराना चाहता हूं. मिस्टर तेजपाल, मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्सेज. श्रीमती सबाना, मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन. माननीय सदस्यगण, चूंकि हम 2 माह के पश्चात आज मानसून सत्र के शुभारंभ पर मिल रहे हैं, तो मेरा यह दायित्व बनता है कि मैं सदन को दुनिया को शौचालय का महत्व समझाने वाले और करोड़ों लोगों का जीवन आसान बना देने वाले सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर श्री बिंदेश्वर पाठक जी के दुखद निधन की सूचना दूं. श्री बिंदेश्वर पाठक जी का जन्म बिहार के वैशाली जिले के एक छोटे से गांव में 2 अप्रैल 1943 को हुआ. उन्होंने अपनी शिक्षा बिहार व उत्तर प्रदेश से पूरी की. उन्होंने BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से समाज शास्त्र में ग्रेजुएशन पूरी की. इसके बाद पटना यूनिवर्सिटी से MA व PhD की. वे गांधी जी को अपना आदर्श मानते थे. वर्ष 1968 से 69 के बीच उन्होंने बिहार गांधी जन्म शताब्दी समिति के साथ काम किया. इसी समिति से उनको सस्ती शौचालय तकनीक पर काम करने के लिए प्रेरणा मिली. वर्ष 1970 में इसी समिति के सहयोग से श्री बिंदेश्वर पाठक जी ने सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की. यहीं से उन्होंने पूरे देश व समाज के लिए काम करना शुरू कर दिया. 15 अगस्त 2023 को 80 वर्ष की उम्र में श्री बिंदेश्वर पाठक जी का निधन हो गया. मैं उनके दुखद निधन पर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती हूं. माननीय अध्यक्ष, मैं हमारे देश का गौरव श्री बिंदेश्वर पाठक जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. वो पिछले 50 सालों से शौचालय के लिए काम करने वालों के मानव अधिकारों के लिए लड़ रहे थे. भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी स्वच्छता अभियान के लिए ख्याति प्राप्त की. भारतीय रेलवे के स्वच्छ रेल मिशन के ब्रांड एम्बेसडर निकले. आज विश्व भर में उनके जैसे व्यक्तित्व शायद नहीं मिले. मैं इस सदन के माध्यम से पूरे देशवासियों की तरफ से श्री बिंदेश्वर पाठक जी के दुखद निधन पर उनके शोक संतप्त परिवार के लिए अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट करता हूं.
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप व सदन के नेता द्वारा अर्पित की गई श्रद्धांजलि में स्वयं को और अपने दल को भी संयोजित करती हूँ। उन्हें उनके कार्यों के लिए हमारे देश व विदेशों से बहुत सम्मान मिला। 2003 में उनका नाम ग्लोबल 500 रोल ऑफ ऑनर में भी जोड़ा गया। 2013 में बिंदेश्वर पाठक जी को पर्यावरण दिवस से पहले पेरिस में फ्रांसीसी सीनेट से लेजेंड ऑफ प्लैनेट सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्हें दुबई इंटरनेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। 2017 में उन्हें लोक प्रशासन, शिक्षा और प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किया गया। उनके अथक प्रयासों के कारण उन्हें शौचालय क्रांति का जनक भी कहा जाता है। ऐसे महान व्यक्तित्व का निधन हो जाना हमारे देश व विश्व के लिए एक गहरी क्षति होती है। मैं शोक संतप्त परिवार को संवेदनाएं भेजने में स्वयं को और अपने दल को भी संयोजित करती हूँ। सदस्यगण अपना गहरा शोक प्रकट करने के लिए कुछ क्षणों के लिए मौन खड़े होंगे। महासचिव शोक संतप्त परिवार को संवेदना संदेश भेजेंगे। हाँ महोदया। Now the question hour starts. Question number 101, Miss Vandana. माननीय अध्यक्ष महोदया, हमारे विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम हो रहे हैं। वह हमारे रुपए की कीमत भी लगातार कम हो रही है। इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्या माननीय वित्त मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस समस्या के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है? धन्यवाद महोदय। Honorable Finance Minister, please. अध्यक्ष महोदय, सरकार का हमेशा से ही इस तरफ पूरा ध्यान रहता है कि विदेशी मुद्रा भंडार अधिक कम न होने पाए। सरकार ने विदेशी मुद्रा भंडार को अधिक कम होने से रोकने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई हुई हैं। सरकार ने ऐसी योजनाएं भी चलाई हुई हैं जिनका उद्देश्य विदेशी मुद्रा पर कम निर्भरता और हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाना है, जैसे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया कैंपेन, जिनका मुख्य उद्देश्य यही है कि जिन चीज़ों को हम विदेशी मुद्रा खर्च करके विदेशों से मंगवाते हैं उनका हमारे देश में ही उत्पादन हो सके। मेक इन इंडिया कैंपेन का ही असर है कि मोबाइल निर्माण कंपनी सैमसंग ने एशिया का सबसे बड़ा मोबाइल निर्माण प्लांट हमारे देश के उत्तर प्रदेश राज्य के नोएडा शहर में खोला है, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम 20 करोड़ से भी ज़्यादा मोबाइल निर्माण कर रहे हैं, जो विश्व में सबसे ज़्यादा हैं। इसके अलावा हमारी सरकार रुपए में बायलेटरल कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कुछ देशों से बातचीत चल रही है जो हमारे रुपए में ही लेन देन कर सके। हमें उम्मीद है हमारी यह योजना जल्द ही सफल होगी, क्योंकि कई देशों जैसे श्रीलंका, रूस, ब्राज़ील और मैक्सिको ने हमारे देश से बायलेटरल व्यापार करने पर हामी भर दी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहती हूं कि हमारी यह समस्या जल्द ही खत्म हो जाएगी। धन्यवाद महोदय। Question number 102, Miss नीलम। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह पूछना चाहती हूँ, क्या सरकार ने पेट्रोलियम सहित आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की है? यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है? धन्यवाद महोदय। ऑनरेबल पेट्रोलियम मिनिस्टर, प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष को यह कहना चाहूँगी कि हमारी सरकार ने अवश्य ही अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं पर विचार किए तथा यह निर्णय हमारे पूरे मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया है। माननीय, मैंने यह भी कहना चाहूँगी कि हमारी सरकार ने मध्यम तथा निम्न वर्ग के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा ध्यान में रखा है। उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही कई कदम उठाए गए हैं, जैसे
पेट्रो पदार्थों के मूल्यों में की गई वृद्धि के बावजूद भी जन परिवहन निगम के किराए में कोई वृद्धि नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त जन सामान्य को आयकरदाताओं के अतिरिक्त पुराने दर पर ही राशन वितरित किया जा रहा है। हमारी सरकार 80 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त राशन वितरित कर रही है। महोदय, हमारी सरकार डीजल के मूल्यों की डबल प्राइसिंग पर भी विचार कर रही है तथा हमारी सरकार लोगों को एलपीजी पर आज भी सब्सिडी प्रोवाइड करा रही है। धन्यवाद महोदय। हाँ, धन्यवाद मंत्री महोदय। सर, सिट डाउन प्लीज। मैम, प्लीज अलाउ मी टू स्पीक। यू आर अलाउड सर। आपके द्वारा जो सब्सिडी दी जा रही है उससे तो बहुत लोगों का फायदा हुआ है, वह तो बहुत बड़ा अमाउंट दिया जा रहा है। हाँ, लेकिन आप तो बताओगे ही नहीं कि वह कितना बड़ा अमाउंट या कितनी सब्सिडी दी जा रही है। मैं ही आपको, आपकी सरकार को तथा पूरे देश को बताना चाहता हूँ कि जो आपके द्वारा सब्सिडी प्रदान की जा रही है वह मात्र ₹2.65 है। हाँ, ₹2.65। और अब आप ही देख लो कि इससे किन किन लोगों को फायदा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 103, मिस गायत्री। Honorable Speaker Madam, will the Minister of Tourism be pleased to state the foreign exchange earning from tourists during the last 3 years year-wise and also provide the names of the 5 countries on the top from the point of view of tourist arrival in India? Thank you, ma'am. Honorable Minister of Tourism, please. The estimated foreign exchange earnings from tourism during the last 3 years were as follows. In 2020, 2,11,661 crore rupees. In 2021, 50,136 crore rupees. In 2022, 65,070 crore rupees. Madam, the 5 countries on top in terms of tourist arrivals in India during 2020 to 2022: Bangladesh, USA, UK, Russia, Canada. Thank you, madam. Any supplementary question? Miss Disha. Honorable Speaker Madam, I want to know from the Tourism Minister what is the number of tourist arrival from different countries with foreign exchange earned, and which is the country from where we earn the highest foreign exchange in the matter of tourist arrival. Thank you, ma'am. Honorable Minister, please. Honorable Speaker Madam, in the statement I have given the number of tourists with tourist arrivals in India from different countries like as Bangladesh 13,80,409, USA 12,96,939, UK 9,41,883, Canada 3,17,239, Australia 3,93,625. Madam, Bangladesh is the country from where we earn the highest foreign exchange earnings in matter of tourist arrivals in India. Thank you, madam. Any more supplementary question? Mr. Karan. Honorable Speaker ma'am, will the Ministry of Tourism be pleased to state that what is the number of tourists from Russia with foreign exchange earned, and what are the special steps taken by the government to attract tourists? Thank you, madam. Honorable Minister, please. Honorable Speaker Madam, recently with Russia, steps have been at different levels for tourist exchange promotion. I don't have exact figures, but Madam, last year we started an exchange promotion program with Russia and other countries. We are trying to attract more number of tourists from Russia. Country-wise estimate of exchange promotion programs is not available. Thank you, Madam. Any more supplementary question? Mr. Lakshay. Honorable Speaker Madam, may I know whether the Ministry of Tourism has made any study to find out what is India's potential for attracting foreign tourists? If so, may I know what extent this potential has been utilized successfully by us up till now? Thank you, ma'am. Honorable Minister, please. Honorable Speaker Madam,
India has huge tourism potential. The tourism sector is predicted to grow at the annual rate of 6.9% to 32.5% by 2028. This sector is important for the country's economy and is growing rapidly. In 2018, tourism generated 16.91 lakh crore or 9.1 million jobs. 8.1% of its total employment. India boosts geographical diversity, world heritage sites, and niche tourism of earnings such as adventure tourism, medical tourism, cruise tourism, and ecotourism. Tourism in India is 4.6% of the country's GDP. Forbes magazine ranked India as the 7th most beautiful country in the world. Thank you. No more supplementaries. Question number 104, Mr. Lavish. माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या सूचना मंत्रालय यह बताने का कष्ट करेंगे कि आजकल साइबर अपराधी नए प्रकार के सॉफ्टवेयर जैसे डार्कनेट, मेटावर्स व टूलकिट बनाकर लोगों की पर्सनल सूचनाओं को एकत्रित करके उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार इन साइबर अपराधियों के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है। धन्यवाद महोदय। ऑनरेबल IT मिनिस्टर प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की नीतियों का मुख्य उद्देश्य अपने उपभोक्ताओं के लिए एक खुला, सुरक्षित एवं विश्वसनीय इंटरनेट सुनिश्चित कराना है। सरकार विभिन्न साइबर खतरों से पूरी तरह जागरूक है एवं इन्हें रोकने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। नंबर 1, सरकार द्वारा विधि प्रवर्तन एजेंसियों को एक फ्रेमवर्क व इकोसिस्टम उपलब्ध कराने के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का गठन किया गया है, ताकि साइबर अपराधों से निपटा जा सके एवं साइबर रिपोर्टिंग पोर्टल भी शुरू किया गया है। नंबर 2, सरकार द्वारा साइबर घटनाओं से निपटने के लिए भारत कंप्यूटर अपराध केंद्र को राष्ट्रीय तंत्र के रूप में नामित किया गया है। नंबर 3, CERO टीम की श्रेष्ठ भर्तियों के कार्यान्वयन में सहायता व लेख परीक्षा कराने के लिए 50 सुरक्षा संगठनों को ट्रेनिंग में शामिल किया गया है। नंबर 4, CERO टीम में भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय धोखाधड़ी विषय पर साइबर जागरूकता अभियान चला रही है। माननीय, मैं आपके माध्यम से देशवासियों से सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि हमारी सरकार साइबर अपराधियों के प्रति पूरा ध्यान दे रही है व इन्हें रोकने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। धन्यवाद महोदय। No more supplementaries. Question number 105, Mr. Varun. माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सरकारी हॉस्पिटल में बेसिक फैसिलिटीज लाइक ब्लड टेस्टिंग, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड व ECG जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो रही हैं, जिस वजह से आज गरीब वर्ग के लोगों को ये सामान्य से टेस्ट कराने के लिए भी प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ भागना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें अपनी आय का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ता है, जिससे गरीब और गरीब होता जा रहा है। आज हमारे देश की 65% से अधिक जनसंख्या गाँवों में रहती है, लेकिन सरकार गांव में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर केवल खाना पूर्ति कर रही है। आज गांव में 2000 व्यक्तियों पर केवल एक डॉक्टर ही उपलब्ध हो रहा है, तो आप अंदाजा ही लगा सकते हैं कि लोगों का इलाज कैसा हो रहा होगा। पर अध्यक्ष महोदय, यह देखने में बड़ा ही विचित्र लगता है, जब हम सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, डॉक्टर से मिलने के लिए और दवाइयाँ लेने के लिए भी बड़ी बड़ी लाइनें लगानी पड़ती हैं, जिससे एक स्वस्थ व्यक्ति भी अस्वस्थ हो जाए। आज हमारे देश की सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर GDP का मात्र 2.1% ही खर्च कर रही है, जो हमारे पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, श्रीलंका जैसे छोटे देशों से भी कम है। तो मैं सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि सरकार इन गरीब लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए क्या कर रही है। Honorable Health Minister, please. Honorable Speaker, Madam, I would like to inform the opposition that our government is working honestly for the health services. At present, in our country, there are total 702 medical colleges and 50 colleges will be opened soon, which is the highest availability of medical colleges in the world. In government hospitals present in all over India, 8 lakh beds, 712 lakh of allopathic doctors and more than 30 lakh nurses are available. In last 2 years, our government opened 157 new nursing colleges and our government started different policies for the poor who could not afford good health services in the country. Some of them are Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana,
Rashtriya Swasthya Bima, Ayushman Bharat Yojana, and through the Ayushman Bharat, our government provide free treatment up to 5 lakh annually in any of the government and non-government hospitals to the poor families. Through this scheme, 50 crore beneficiaries had been added, and I would like to ensure you that in upcoming years, many other needy people will be added in this scheme and good health will be available to every citizen of our country. Thank you, madam. Question number 106, Mr. Jatin. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि हमारे देश के कुल विद्यार्थियों के 9 से 10% को ही व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त है, जबकि आज 21वीं शताब्दी की जरूरतों के अनुसार हर विद्यार्थी स्किल्ड होना चाहिए। हमारी सरकार स्किल इंडिया कैंपेन की बात करती है। स्किल इंडिया कैंपेन को शुरू हुए भी लगभग 8 साल हो चुके हैं, लेकिन सरकार अब तक 9 से 10% विद्यार्थियों को ही व्यावसायिक शिक्षा दे पाई है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार व्यावसायिक शिक्षा पर क्या काम कर रही है। धन्यवाद महोदय। Honorable Education Minister, please. Honorable Speaker Madam, our government has initiated the various convergence efforts across the skill ecosystem under the Skill India mission. Under this mission, more than 20 central universities are implementing the skill development to enhance the skill level of millions of people, including school children, on pan-India basis to create skilled workforce as per the need of the industries. Through the NEP 2020, our government has been giving the special emphasis on vocational education through the integration of vocational education with the general education, which help the student to acquire the various skills to meet the need of the industry and improve the quality of education. The Department of School Education and Literacy is implementing the scheme of vocationalization of school education under centrally sponsored Samagra Shiksha by aligning it with the aim of Skill India mission. Under this scheme, NSQF complained the vocational courses are offered to the student from class 9 to 12 in school covered under this scheme. At the school level, vocational modules are offered to the student from class 9 and 10 as an additional subject. At the senior secondary level, vocational modules are offered to the student from class 11 and 12 as a compulsory subject. The Minister of Skill Development and Entrepreneurship is accomplished with the Minister of Education is implementing the Skill Hub Initiative scheme by the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana. Respected ma'am, I ensure to our country in year 4 to 5 years, our country will have more skilled workforce in the world. Thank you ma'am. Question number 107, Mr. Shani. माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं फॉरेन मिनिस्टर से G20 पर किए जा रहे इतने बड़े इवेंट मैनेजमेंट के बारे में पूछना चाहता हूं। महोदया, सरकार इसके आयोजन पर इतना ज़्यादा पैसा क्यों खर्च कर रही है? क्या भारत जैसे गरीब देश में इस तरह के आयोजन पर पैसा बहाना ठीक है? ऐसा लग रहा है कि G20 के आयोजन की अध्यक्षता देश के विकास के लिए कम और राजनीतिक फायदे के लिए ज़्यादा किया जा रहा है। महोदया, हमारे देश को G20 के सम्मेलन से क्या फायदा होने वाला है? माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करें। धन्यवाद महोदया। Honorable Foreign Minister, please. अध्यक्ष महोदया, मैं विपक्ष को यह बताना चाहती हूँ कि ये हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है कि हम विश्व के एक बहुत बड़े संगठन G20 का आयोजन कर रहे हैं। जो हमारे साथी इस पर हो रहे खर्चे की बात कर रहे हैं, मैं उन्हें यह बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार ने G20 के आयोजन पर लगभग 12 करोड़ डॉलर ही खर्च किए हैं, जबकि अन्य देशों ने इसके आयोजन पर 100 करोड़ डॉलर से भी ज़्यादा खर्च किए हैं। वह मैं देश को यह बताना चाहती हूँ कि जिन स्थानों पर G20 का आयोजन किया जा रहा है, उन स्थानों को विश्व भर में पहचान मिलेगी, जिससे हमारे देश के टूरिस्ट सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। और महोदया, विपक्ष को तो सरकार के हर आयोजन पर राजनीतिक लाभ ही नजर आता है। वैसे जब संगठन देशों से प्रमुख आते हैं तो यह एक सामान्य सी प्रक्रिया होती है उनके स्वागत की।
मैं देश को यह बताना चाहती हूँ कि G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके आयोजन से हमें भविष्य में कई समस्याओं जैसे आतंकवाद, गरीबी व भूखमरी आदि से निपटने में सहायता मिलेगी। हमारे देश में विदेशी मुद्रा का प्रसार बढ़ेगा व नई योजनाओं से सफलताएं हासिल होंगी व आने वाले 5 से 10 सालों में हमारे देश की अर्थव्यवस्था विश्व की अग्रणी मुख्य अर्थव्यवस्थाओं में शामिल की जाएगी। धन्यवाद महोदय। Now the question hour ends. Calling attention motion, Miss Kanchanpreet. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री जी का ध्यान मणिपुर हिंसा की तरफ ले जाना चाहती हूँ। वहाँ पर लगभग 3 महीनों से दंगे हो रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, दुकान, मकान व देश की संपत्ति को काफी नुकसान पहुँचाया जा रहा है और सबसे महत्वपूर्ण, लोगों की जानें जा रही हैं और महिलाओं की इज्जत तक लूटी जा रही है। हमारे देश के लोगों को अपने ही देश में शरणार्थी की तरह रहना पड़ रहा है और अभी तक भी सरकार की तरफ से ऐसा सख्त निर्णय क्यों नहीं लिया गया? क्यों सरकार हमारे देश के लोगों को इस तरह से रहने में मजबूर कर रही है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह भी पूछना चाहूंगी कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसके मुख्य कारण क्या है? इस हिंसा में शामिल उपद्रवियों पर क्या कार्यवाही की गई है और इस हिंसा में अभी तक कितने लोगों की जानें जा चुकी हैं? धन्यवाद महोदय। Honorable Home Minister, please. मैं सदन को बताना चाहती हूँ कि भारत सरकार ने हिंसा को रोकने के लिए 40,000 सैनिकों, 8 सैनिक बलों और पुलिस को तैनात किया हुआ है। जो भी लोग इन दंगों में शामिल थे उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। हिंसा का मुख्य कारण 2 समुदायों में आपसी मतभेद सामने आया है। हमारे उच्च अधिकारियों की टीम लगातार मणिपुर गवर्नमेंट से संपर्क में है व उचित कार्यवाही की जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह भी बताना चाहती हूँ कि हिंसा में लगभग 160 लोगों की जान गई है। हमारी संवेदनाएं उन सभी दुखी परिवारों के साथ। हमारी सरकार ने जो भी निर्दोष लोग इन दंगों में मारे गए हैं उन सभी के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का वादा किया है। जो भी लोग इन दंगों में शामिल थे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद मिस कंचनप्रीत। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या गृह मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि मणिपुर हिंसा के दौरान कुछ महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया था, उन उपद्रवियों पर क्या कार्यवाही की गई है? धन्यवाद महोदय। ऑनरेबल मिनिस्टर प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं देशवासियों को आश्वस्त करवाना चाहती हूँ कि महिलाओं पर होने वाले किसी भी प्रकार के अत्याचार को हमारी सरकार सहन नहीं करेगी। हमारी सरकार ने उन उपद्रवियों जिन्होंने कुछ महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया था उन्हें पकड़ लिया है व उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है ताकि देश में ऐसी दुर्घटना दोबारा ना हो। धन्यवाद महोदय। मिस्टर सागर। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ये कह रही हैं कि उनकी सरकार उपद्रवियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है, लेकिन महोदय मणिपुर में हुए हिंसा के बाद भी हमारी राजधानी दिल्ली के पास मेवात जिले के नूह में दंगे क्यों हो रहे हैं महोदय? माननीय, कई अखबारों में तो ये तक खबरें आ रही हैं कि मेवात में जो दंगे हो रहे हैं उनमें जो उपद्रवी हैं सरकार उन्हें समर्थन दे रही है। महोदय, तो हम कैसे मान लें कि सरकार दंगाइयों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है? धन्यवाद महोदय। ऑनरेबल होम मिनिस्टर प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष को बताना चाहती हूं कि मेवात दंगों पर भी हमारी सरकार बहुत सख्त रुख अपना रही है। हमारी सरकार का किसी भी दंगाइयों को कोई समर्थन प्राप्त नहीं है। जो भी न्यूज़पेपर यह गलत सूचनाएं फैला रहे हैं, हमारी सरकार उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने जा रही है। वे जो भी लोग इन दंगों में शामिल थे
उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा चुकी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं देशवासियों को भी आश्वस्त करवाना चाहती हूं कि अब वहां पर किसी भी प्रकार की कोई अशांति नहीं है। वे वहां सभी लोग आपसी भाईचारे से रह रहे हैं। धन्यवाद महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर अमनजोत। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या कृषि मंत्री जी ये बताने का कष्ट करेंगे कि टमाटर जैसी खाद्य वस्तु के दामों में हो रही वृद्धि के बारे में क्या सरकार को पता है? आज टमाटर के दाम 40 से 400 तक हो चुके हैं। अगर सरकार को टमाटर के दामों में हो रही वृद्धि के बारे में पता है तो इसका क्या कारण है और अब तक सरकार ने इसके संबंध में क्या उपाय किए हैं? धन्यवाद महोदय। ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन व सदन के सभी सदस्यों को ये सूचित करना चाहती हूँ कि हमारी सरकार द्वारा टमाटर के दामों में हो रही वृद्धि का पूर्ण ज्ञान है व हमारी सरकार टमाटर के दामों को कम करने का पूरा प्रयास कर रही है। जल्द ही टमाटर के दामों पर नियंत्रण पा लिया जाएगा व देश के लोगों को उचित मूल्य पर उपलब्ध होंगे। मैं देश के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि टमाटर के दामों में हो रही वृद्धि का मुख्य कारण अत्यधिक वर्षा व कम वर्षा दोनों ही है। अत्यधिक वर्षा के कारण पौधे जम नहीं सके व कम वर्षा के कारण पौधे सूख गए, जिससे टमाटर की पैदावार कम हो गई। ये मंत्री महोदय, आपने बड़ी ही चालाकी से मैम प्लीज अलाउ मी टू स्पीक। यू आर अलाउड मैम। बड़ी ही चालाकी से अपनी सरकार की नाकामयाबी को छुपाने का बहुत ही सरल तरीका ढूंढ लिया है। आपका कहना है कि अत्यधिक वर्षा व कम वर्षा के कारण टमाटर की पैदावार कम हो गई है, तो मंत्री महोदय आप यह बताएं कि टमाटर की पैदावार होगी कैसे? मंत्री महोदय, आपका यह जवाब सर सिट डाउन प्लीज। मैम प्लीज। ओके, आपका यह जवाब हमारे समझ से परे है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि जो टमाटर के दामों में वृद्धि हो रही है वो आपकी सरकार की सोची समझी साजिश है, और ऐसा भी लग रहा है कि आपकी सरकार व्यापारी वर्ग को मुनाफा दिलाना चाहती है व गरीब वर्ग को लूटना चाहती है। हाँ मंत्री महोदय, आपकी ये बातें सुनकर तो अध्यक्ष महोदय मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि मुझे बोलने की परमिशन दी जाए। परमिशन ग्रांटेड। आपकी बातें सुनकर तो मुझे मशहूर शायर शहाब जाफरी का एक शेर याद आया है कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, मुझे रहजनों से गिला नहीं, बस तेरी रहबरी पर सवाल है। हाँ महोदय, हम आपकी सभी शंकाओं को दूर करेंगे, लेकिन महोदय आपका शेर सुन के तो मुझे भी एक शेर याद आया है। माननीय अध्यक्ष महोदय और मेरे संसद सदस्यों से मैं ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि मेरी बातों को शब्दशः ना लिया जाए। एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। महोदय, ये वास्तविकता है कि टमाटर के दामों में हो रही वृद्धि का मुख्य कारण टमाटर उत्पादन वाले राज्य जैसे राजस्थान, बिहार, यूपी, ओडिशा, पश्चिम बंगाल व आंध्र प्रदेश हैं, जहां कम व अधिक वर्षा है। आप इसका रिकॉर्ड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की साइट पर भी चेक कर सकते हैं। हमारी सरकार द्वारा टमाटर के दामों में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए हमारी एजेंसी NAFED नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को टमाटर की तुरंत खरीद करने का निर्देश दिया गया है व हमारी सरकार अपने पड़ोसी देशों से वार्तालाप कर रही है जहां टमाटर की पैदावार ज़्यादा व कीमत कम है। जैसे हमारी सरकार अपने पड़ोसी देश नेपाल से टमाटर के आयात पर वार्तालाप कर रही है। जल्द ही टमाटर के दामों पर नियंत्रण पा लिया जाएगा व देश के लोगों को उचित मूल्य पर उपलब्ध होंगे। धन्यवाद महोदय। मैसेज फ्रॉम राज्यसभा। महासचिव युवा संसद में राज्यसभा से प्राप्त संदेश को पढ़ेंगे। महोदया, मुझे युवा संसद की राज्यसभा से प्राप्त संदेश की सूचना देनी है। युवा संसद को राज्यसभा के प्रति तथा कार्य संचालन विभाग के अनुसार मुझे
भारतीय सेना में अग्निपथ योजना विधेयक 2023 इंग्लिश एंड हिंदी वर्जन की प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। Breach of privilege. A serious breach of privilege has been committed by the members of civil citizen society. A few news channels and newspapers of Delhi, while commenting on the draft of NDMA Act 2005 approved by the Parliamentary Standing Committee, all the attributed dishonest motives and expressed their doubt about integrity of the whole political class and all the honorable members of the Parliament. I therefore request to allow me to raise a question on that matter now. Ms. Trishna, have you given notice of it earlier? You may give due notice along with a copy of newspaper cutting and statement made by the civil citizen society member. If reported, I shall consider it. You cannot bring a surprise on me like this. Madam, I have already given notice of it at 11 am today. Ms. Trishna, it will be examined when it comes to me. I shall consider it and let you know my decision. Now, it's the time to welcome our foreign delegates. Honorable members, I have to make an announcement on the behalf of the honorable members of the House. I have great pleasure in extending our warm welcome to Her Excellency, Ms. Ramona Ambliza, Speaker of the Latvian Parliament. And the other honorable members who are on a visit to India are our honored guests. The other honorable members of the Latvian parliamentary delegation are Dais Bluke, Tourism Minister, Karina Peterson, Finance Minister, it is a very high-powered delegation who reached Delhi on 14 September 2023. They are now seated in a special box. We wish them a very happy and fruitful stay in our country. We also convey our warm feelings and very best wishes through them to their President, the Prime Minister, the Parliament, and very friendly people of Latvia. Now, it's the time for the legislative business. Bill to be introduced. माननीय कानून मंत्री जी विधेयक का पुनर्स्थापन करेंगे. प्रश्न है, दिल्ली सर्विस बिल के संविधान संशोधन विधेयक 2023 को पुनः स्थापित करने के लिए अनुमति प्रदान की जाए. कृपया जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें. मैं समझती हूँ कि हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है. अतः अनुमति प्रदान की जाए. Bill for consideration. Now, the House will take up consideration to the National Sports and Anti-Doping Bill 2022 that already has been introduced in the last session. Minister for Sports and Youth Affairs, please. धूप में निकलो, घटाओ में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है, किताबों को हटाकर देखो. Honorable Speaker Ma'am, I feel great pleasure and privilege to take up consideration on the National Sports and Anti-Doping Bill 2023. This will be a milestone and a new chapter in the history of sports and games. The very purpose of this bill is, number 1, to provide for the development of sports and welfare of sports persons. Number 2, to ensure fair and transparent functioning of autonomous sports bodies and welfare measures. Number 3, to provide ethical practices which include elimination of practices such as doping, fraud of age and sexual harassment of women in sport. Number 4, to constitute and establish a sports dispute settlement body which will hear and adjudicate disputes related to sports. The salient features and provisions of this bill are:
The central government may provide for such measures as may be necessary for the development of sports and welfare of sports persons. The National Sports Federation and National Olympic Committee shall comply with the provisions of this Act and select national teams or individual athletes who will represent India in international athletic competitions. The sports authorities shall submit annually a detailed report which shall be laid before each house of the Parliament. Every report under subsections shall contain: Number 1. An annual audited financial statement. Number 2. A comprehensive report of achievements. Number 3. Measures taken to promote indigenous sports. Number 4. Measures taken to control drug consumption. Number 5. Details of preparatory coaching camps held for the training of national teams. And number 6. Details of suitable employment opportunities available for sports persons. The National Anti-Doping Agency shall function as the apex body to implement anti-doping measures, and the code shall be amended from time to time. The National Anti-Doping Agency shall not administer where the rules of the World Anti-Doping Agency are taken into account. A minister who is in charge of the sports department in the central government will not be eligible to contest for any elected post in the National Olympic Committee until the expiry of 5 years from the date of relinquishing as charged by the officials. The central government may establish an appellate sports tribunal to be known as the Sports Dispute Settlement Body, which will settle disputes among the members of National Sports Federation, among the members of National Olympic Committee, and between the members of National Sports Federation and National Olympic Committee. Honorable Speaker Ma'am, I feel confident that all the honorable members of this House, irrespective of the party affiliation, will welcome this bill wholeheartedly. It will put forward the sports by eradicating the hurdles appearing in the arena of sports. I now move that the National Sports and Anti-Doping Bill be taken into consideration. Thank you. Motion moved. Mr. Arman. Respected ma'am, I strongly favor this bill for the development of sports activities in our country due to some reasons. First, since it has a provision to promote the sportsman to win the medal in the international games and in the Olympic Games. Second, it helps to control the use of unfair practices and drugs which are used by some sportsmen. Third, this bill will help to eradicate the political influence over the game. Fourth, this bill plays an important role in the selection of players and athletes on the basis of their performance. So, I strongly favor this bill. Thank you, madam. Ms. Kanchan, Leader of Opposition. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करती हूं क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षक मिलने के बावजूद भी हमारे खिलाड़ी तथा एथलीट ओलंपिक में अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा पाए हैं। तो क्या वे इस बिल के पास हो जाने से अपना अच्छा प्रदर्शन दिखा पाएंगे? अगर नहीं तो इस बिल के पास होने का कोई औचित्य नहीं है। क्या इस बिल के पास हो जाने से खेलों में जो आयु लिंग के आधार पर भेदभाव होता है और महिला खिलाड़ियों को शोषण होता है, क्या वह रुक पाएगा? अगर नहीं तो इस बिल के पास होने का कोई फायदा नहीं है। माननीय, अभी भी खिलाड़ियों के चयन में पारदर्शिता नहीं है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाई भतीजेवाद एवं क्षेत्रवाद का बोलबाला है। क्या इसको रोकने के लिए इस बिल में कोई प्रावधान है? क्या इस बिल के पास हो जाने से खिलाड़ियों का चयन उनके प्रदर्शन के आधार पर गारंटी देगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ बैठे सभी सदस्य भली भांति जानते हैं कि अभी पूर्व के कुछ वर्षों में डोपिंग के कई केसेस सामने आए हैं। जैसे 2016 में 4168 सैंपल्स में से 138 केसेस पॉजिटिव पाए गए। 2018 में 5162 सैंपल्स में से 110 केसेस पॉजिटिव पाए गए और 2019 में 4004 सैंपल्स में से 325 डोपिंग के केसेस सामने आए हैं। और हाल ही में हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर पर भी डोपिंग का आरोप लगा है। माननीय, कई बार तो ऐसा भी पाया गया है कि कुछ बड़े अधिकारी अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को खिलाने के लिए दूसरे खिलाड़ियों पर डोपिंग का आरोप लगा देते हैं। क्या इन मुख्य समस्याओं के लिए इस बिल में कोई प्रावधान है? मैं सरकार से ये भी अनुरोध करना चाहूंगी कि इन मुख्य समस्याओं के लिए सख्त से सख्त कानून बनाकर इस बिल में जोड़कर इस बिल को पास किया जाए तो अच्छा होगा। धन्यवाद।
मिस्टर जशनपाल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। इस बिल में यह प्रावधान है कि ड्रग्स लेने वाले खिलाड़ियों को रोका जाएगा, परंतु इस बिल में इस बात की क्या गारंटी है कि ड्रग्स लेने वाले खिलाड़ियों के खिलाफ क्या कोई कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन इस बारे में इस बिल में कोई उल्लेख नहीं है। इस बिल में यह भी प्रावधान है कि कोई भी मंत्री खेल संघ अध्यक्ष नहीं बनेगा, परंतु इस बिल में यह भी होना चाहिए कि कोई भी राजनीतिज्ञ खेल संघ अध्यक्ष नहीं बनेगा, जिससे राजनीतिक प्रभाव खेल पर न पड़े। हाल ही में हुए कई स्पोर्ट्स इवेंट्स में वित्तीय नियमताएं तथा धांधलें पाई गई हैं। क्या यह बिल इन्हें रोक पाएगा? और यह बिल हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन को सुधारने तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जितवाने की गारंटी देगा? यदि नहीं तो ऐसे बिल का क्या फायदा? क्या यह बिल विभिन्न खेल संघों को सूचना के अधिकार 2005 के तहत लाएगा, जिससे उनकी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता निश्चित की जा सके? अतः मैं सरकार से यह कहना चाहूंगा कि वह इन सभी शंकाओं को दूर करे, तभी इस बिल को प्रस्तुत करे। धन्यवाद महोदय। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर प्लीज। Having agreed with content and provision of National Sports and Anti-Doping Bill 2023, I endorse this bill as a step to uplift sports and games in our country. This bill had adequate provision to eliminate unethical practices including doping, fraud of age and sexual harassment in sports. It emphasizes on providing international level coaching and other facilities to national team as well as individual athletes with a view to and the draw of medals in Olympics, Asian Games and Commonwealth Games by bringing up their performance at par with international level. The most important part of this bill is to have provision in order to curb existing irregularities in annual financial statement of different sport bodies. This bill will bring all the sports and athletic federations including BCCI under the ambit of Right to Information Act 2005. This bill therefore will help to ensure in the functioning of various sport federations. That's why I humbly request to all the members of House to support this bill and get it passed with remarkable majority. Thank you, madam. Miss Vandana. Honorable Speaker, Madam, I am disagreed with some provision of proposed bill, and there are many things which could help in the development of sports that he has been left in this bill. This bill cannot prevent the financial irregularities which is presently going on in different sports federation including BCCI Bharatiya, Cricket Control Board, Indian Olympic Association and Indian Hockey Association. There is big irregularities in the funding of IPL. Can this bill in its present form prevent such financial lacuna? Presently, many politicians are holding the post of chairpersons of sports federation. All these things cannot be considered as good practices. As far as performance of the players and rules and regulations of the sports are concerned, can this bill have enough provision to stop such practices? That's why once again I express unsatisfaction with this bill. Thank you, madam. Minister for Sports and Youth Affairs, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सभी माननीय सदस्यों द्वारा इस बिल के संबंध में व्यक्त की गई आपत्तियों व आशंकाओं को ध्यानपूर्वक सुना है। मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को यह आश्वस्त करता हूं कि यह बिल इन सभी आपत्तियों का निराकरण करेगा। जैसे कि नंबर 1, इस बिल में वित्तीय समस्याओं को रोकने के लिए खेल संघों के बजट के अंकेक्षण सहित पर्याप्त प्रावधान है। नंबर 2, यह बिल मंत्रियों को खेल संघों में पद धारण करने से रोकने में कारगर साबित होगा। नंबर 3, यह बिल हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन सुधारने तथा शक्तिवर्धक दवाओं पर रोक लगाने में कारगर साबित होगा। नंबर 4, यह बिल खेल संघों के बजट तथा कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने में सक्षम है। नंबर 5, विभिन्न प्रतियोगिताओं के दौरान सामने आई मैच फिक्सिंग तथा डोपिंग जैसी घटनाओं को इस बिल के तहत अपराध की श्रेणी में रखा गया है तथा ऐसे कार्यों में लिप्त व्यक्ति के लिए कठोर से कठोर सजा के प्रावधान भी इस बिल में है। अतः मेरा सभी माननीय सदस्यों से यह निवेदन है कि इस बिल का तहे दिल से स्वागत करते हुए इसे सदन में प्रचंड बहुमत के साथ पारित करवाएं। धन्यवाद महोदया।
The question is that the bill to improve performance of our players and development sports in our country at par with international standard be taken into consideration. Those who are in favor will please say ayes. Ayes. Those who are against it will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Clause by clause consideration. Now, the question is that clause 2 to 7 stands part of the bill. Those who are in favor will please say ayes. Ayes. Those who are against it will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Clause 2 to 7 stands part of the bill. Now, the question is that Clause 1, the enacting formula and title stands part of the bill. Those who are in favor will please say ayes. Ayes. Those who are against it will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Minister for Sports and Youth Affairs, please. Ma'am, I move the bill be passed. Motion moved that the bill is passed. Those who are in favor will please say ayes. Ayes. Those who are against it will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted and the bill is passed. Now, the House is adjourned to meet again on 18 September 2023 at 11 a.m.